आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप सब कुछ चंगा मंगा कुशल चंगा सब कुछ होगा। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 आईटीसी का शुरू किया था, जिसमें 17 सब सेक्शन 5 गाइस 17 सब सेक्शन 5 किया था। नेगेटिव लिस्ट या ब्लॉक्ड क्रेडिट, उसको हम कहते हैं गाइस नेगेटिव लिस्ट या ब्लॉक्ड क्रेडिट। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, इसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट या ब्लॉक्ड क्रेडिट। नेगेटिव लिस्ट या ब्लॉक्ड क्रेडिट, जहां पर कुछ निम्नलिखित आइटम्स को खरीदने पर गुड्स एंड सर्विस से क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इस चैप्टर में कंडीशंस की बात हम करेंगे। यस गाइस, आईटीसी लेने की क्या क्या कंडीशंस है, आइए आइए। तो अब आप चैप्टर के स्टार्टिंग में आइएगा मेरे साथ। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, सेक्शन 16 कह रहा है जी कौन एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए और क्या क्या कंडीशन सरकार लगाएगी आईटीसी लेने के लिए। आईटीसी आप समझते ही हैं, जीएसटी का टैक्स जो खरीद पर दिया, गुड्स हो सर्विसेज हो, चाहे वो रेवेन्यू गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो आईजीएसटी हो सीजीएसटी हो यूटीजीएसटी हो, वो आपको क्रेडिट के रूप में मिलेगा। आइए सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, आइए एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहली बात आ गई, क्रेडिट लेना है तो यू शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, यू शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन। अगर तुम्हें आउटपुट पे टैक्स नहीं है तुम्हारे, यानी कि तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो फिर जीएसटी लगाओगे नहीं। जीएसटी लगाओगे नहीं तो इकट्ठा नहीं करोगे, क्रेडिट क्या लोगे? तो रजिस्टर्ड पर्सन लेगा जी, बिल्कुल सही जी, रजिस्टर्ड पर्सन लेगा। तो यानी कि यू शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन, यू शुड बी अ टैक्सेबल पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम आईटीसी, बात समझिएगा। शैल सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब कंडीशंस जो भी हैं इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। सेक्शन 49 में मैनर है, जो हमने किया था ना, आईजीएसटी का क्रेडिट कैसे लेना है, सीजी का क्रेडिट कैसे लेना है, तो इसकी मैनर ऑफ टेकिंग क्रेडिट 49, 49A, 49B इन सेक्शंस में है, जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर लिया था। दो प्रोसेस, आइए, बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट of input tax charged on any supply of goods or services or both to him। हम जी रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट देंगे इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स में मतलब जीएसटी, जीएसटी टैक्सेस का क्रेडिट देंगे ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू हिम। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू हिम, यानी कि आपकी परचेजेस है ना भाई, आपकी टू हिम लिखा है ना, तो किसी ने आपको सप्लाई किया होगा। हाँ, और अगर उसने चार्ज ही नहीं किया, उसने आपको एग्जेम्प्ट गुड्स बेच दिए, फिर बात ही खत्म। सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू हिम। कोई आपको सप्लाई कर रहा है तो यानी कि आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज के जीएसटी टैक्सेस, परचेज के जीएसटी टैक्सेस, हाँ, चाहे वो आईजी हो यूजी हो, विच आर यूज्ड। अब आप परचेज क्यों कर रहे हो? परचेज हो सकता है गुड्स हो सर्विस हो, परचेज गुड्स हो सर्विस हो, क्या फर्क पड़ता है? विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या तो आप यूज कर लो अभी या यूज नहीं करो आगे करोगे। इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस, कोर्स एंड फर्दरेंस, बिजनेस के दौरान या बिजनेस के कारण, ऑफिस बिजनेस। अच्छा, तो अगर आप परचेजेस को यूज करने वाले हो बिजनेस की ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, यस, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। और लिखा है द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द पर्सन। मैंने पहले भी बताया था, जो आपका क्रेडिट है वो आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। बिल्कुल, वो तो प्रोसेस है। तो सबसे पहली बात, कंडीशन क्या बताई? आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, पहली बात। दूसरी, 49 का मैनर ऑफ क्रेडिट है, वो तो हमने कर ही लिया। आपको क्रेडिट मिलेगा अगर आप परचेज करते हो, परचेज चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसके जीएसटी टैक्सेस का। लेकिन वो परचेज जो कर रहे हो, चाहे आपने इस्तेमाल कर लिया हो या इस्तेमाल करोगे, परचेज को, रॉ मटेरियल कह लीजिए, गुड्स को क्यों करोगे? बिजनेस के कारण। क्या बिजनेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी? बताइए, बिजनेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी? देखो सेक्शन 2 में जाओ, सेक्शन 2 में जाओ, बिजनेस की नहीं पढ़ी ना, तो आप पढ़ लेते हैं भैया, क्या टेंशन है। आइए, तो मैंने बोला ना सेक्शन,
पढ़ी थी बिजनेस की? कब पढ़ी, किसने पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी? चलो जी, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ले। सेक्शन 2 क्लॉज 17 बिजनेस ये होता है जी। आ जाइए, बिजनेस क्या होता है आप सुनिए जी। ये मैं बीच बीच में डेफिनेशन पढ़ाते रहेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाए बिजनेस की तो लिख पाओगे। आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बनाकर बेचना, नहीं खरीद कर बेचना। या कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो कोई, है ना, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग या आपका उत्पादन का काम है, उसमें भी रॉ मटेरियल चाहिए। या आप प्रोफेशनल हो या वोकेशनल हो। वोकेशनल मतलब जैसे ओकेशन में आ गया सिंगर, डांसर। प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएम में। एडवेंचर, एडवेंचर्स या एडवेंचर करते हो हैं, एडवेंचर बिजनेस होता है। अरे एडवेंचर क्या होता है, आपकी कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं हुई है, बस आप ट्राई मार के देख रहे थे कि मैं तो ना ट्रायल पे कर रहा हूँ काम, ट्रायल है तो बिजनेस तो है ना। तो एडवेंचर है, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वेजर, वेजर का मतलब वो बेटिंग वाला जो काम होता है ना। तो ये जो वेजरिंग एक्टिविटीज होती हैं ये भी बिजनेस है भाई। लीगल हो इलीगल हो क्या फर्क पड़ा। और सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट, बेनिफिट आए ना आए ट्राई तो कर रहे हो। तो कॉमर्शियल काम है बेसिकली, चाहे ट्रेड कह लो, बिजनेस कह लो, कॉमर्स कह लो, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, प्रोफेशन कह लो। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब सेक्शन सब क्लॉज ए, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी बिजनेस में आती है। हाँ जी, किससे रिलेटेड, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो इससे रिलेटेड हो। जैसे बिजनेस करते हो, आपने किराए पे मकान दे दिया, आपने क्वार्टर्स बनाकर दे दिए एम्प्लॉयज को, तो वो एक्टिविटी भी बिजनेस में। क्यों? क्योंकि वो क्वार्टर्स पे जो आपने एम्प्लॉयज को मकान दिए हैं वो आपके बिजनेस को सहूलियत के लिए है। इंसिडेंटल है, कोई आपने एटीएम मशीन लगवा दी, एटीएम लगवा दिया फैक्ट्री में, उसका किराया आपको मिल रहा है, तो वो किराया भी एक पार्ट ऑफ बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि आपका कोई किराया खाने का बिजनेस नहीं है। ऊपर तो आपका मेन काम यही है, लेकिन वो आपके मेन काम को मददगार है। तो जो मेन काम को मददगार है वो भी बिजनेस है। समझ गए मेरी बात? जैसे गाड़ी बनाते हो आप, साथ में हमने पहिए बनाने का काम भी कर लिया, और वो पहिए बनाना काम भी बिजनेस मान लिया जाएगा। तो एनी एक्टिविटीज इंसिडेंटल रिलेटेड और एंसिलरी टू इट, ये भी बिजनेस है। any activity or transaction the nature of sub a whether there is volume, frequency, continuity, regularity of such transaction। भाई एक ट्रांजेक्शन हो 100 ट्रांजेक्शन हो, हाँ जी 1 करोड़ की हो 100 रुपए की हो, बिजनेस तो फिर भी माना जाएगा। सर रेगुलर नहीं करता मैं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस का मतलब तो रेगुलर, मैं तो महीने में एक बार जाता हूँ। गवर्नमेंट का भाड़ में जाए, तो महीने में एक बार जाए, 2 बार जाए, 4 बार जाए, 100 रुपए कमाए, 2 लाख कमाए, बिजनेस तो बिजनेस होता है। नेक्स्ट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस। अभी आप चीजें खरीद रहे हो, हाँ जी अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है वो सप्लाई भी बिजनेस का पार्ट है। हाँ, जो अभी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो ना, द सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट। हो सकता है कुछ आपने ट्रायल रन किया, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स निकल के आए, ट्रायल रन अभी स्टार्ट नहीं किया, मशीनें चला के देख रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखे, उनको बेच दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस, दैट इज, तो इवन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कोई एक्टिविटी है, बिजनेस करने के बाद कोई एक्टिविटी है, बिजनेस कराया जा सकता है। प्रोविजन बाय एनी क्लब एसोसिएशन, क्लब एसोसिएशन सोसाइटी अपने मेंबर्स को सुविधाएं देती है, यस वो भी बिजनेस है। लेकिन सर सोसाइटी तो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, प्रॉफिट मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सोसाइटी क्लब अपने मेंबर्स के लिए काम करे, वो भी बिजनेस। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमिसेस, एडमिशन टिकट यानी कि पिक्चर हॉल की टिकट। अगर आप पिक्चर हॉल वाले हैं और आप पिक्चर हॉल देखने के लिए टिकट इशू करते हैं ना, तो ये भी बिजनेस है। क्योंकि पिक्चर हॉल वाले कहते थे हम तो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम तो कोई माल बेच नहीं रहे, हम तो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट के कॉमर्स में डाल दो उसको, नहीं से कॉमर्स नहीं है ये। तो अगर कोई भी मान लीजिए एडमिशन फॉर कंसिडरेशन, किसी भी जगह पे टिकट लगा रखी है, मान लीजिए आपके घर में कोई भगवान जी का चमत्कार हो गया, हाँ जी भगवान जी के कुछ चमत्कार हो गया, तो आपने टिकट लगा दी 100 100 रुपए की टिकट।
तो अब जी मैं तो जीएसटी नहीं लूंगा 100 रुपये पे, क्योंकि मैं बिजनेस नहीं करता। गवर्नमेंट कहते हैं एडमिशन के लिए पैसा ले रहे हो ना किसी भी प्रीमिसेस में, तो उसको भी हम बिजनेस मान सकते हैं। तो कोई आप डिस्प्ले करने के लिए कोई एग्जीबिशन लगा रहे हो, टिकट ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, हाँ जी बिजनेस है। मेरा काम नहीं है ये, अबे काम ना हो तुम्हारा, बिजनेस माना गया। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him in the course or furtherance of a trade profession vocation. Services supplied by person as holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of business profession. अरे आप बिजनेसमैन हो और किसी ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन बन जाते हो, ट्रेड एसोसिएशन के, यस गाइस ट्रेड एसोसिएशन, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो किसी ट्रेड एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाते हो। तो एज अ प्रेसिडेंट जो सर्विसेज दे रहे हो वो भी बिजनेस में आएंगी। क्या लिखा है? सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। तो वो ट्रेड एसोसिएशन का जो ओनर है तो ना, आपके मार्केट में आपकी कोई दुकान है, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए, तो एज अ प्रेसिडेंट जो सर्विसेज दे रहे हो तुम, बदले में जो ऑब्वियसली कंसिडरेशन तो लेनी पड़ेगा, कंसिडरेशन ये तो जीएसटी नहीं है, तो वो ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते जो सर्विसेज दे रहे हो वो भी बिजनेस में मानी जाएंगी। उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। अरे भाई ये जो बेटिंग हाउसेस होते हैं, बेटिंग हाउसेस जैसे रेस हाउसेस, रेस क्लब्स, बेटिंग हाउसेस, रेस क्लब्स, घोड़ों की रेस में पैसे लगाते हैं ये लोग, है ना। तो एसोसिएशन होती होगी उनकी जो घोड़ों की रेस ऑर्गेनाइज करेगी, बेटिंग ऑर्गेनाइज करेगी। उस केस के अंदर यस ये सब आपका, अच्छा जैसे यहाँ पर वेजरिंग है, वेजरिंग में तो कोई भी हो सकता है, बेटिंग भी हो सकता है, गैम्बलिंग भी हो सकता है, गैम्बलिंग हाउस, गैम्बलिंग हाउस। यहाँ पर खाली ये बात कर रहे हैं जो रेस क्लब है, रेस क्लब, बेटिंग भी नहीं, बेटिंग ऑन रेसेस, घोड़े की रेस, स्पेसिफिकली घोड़े की रेस। तो घोड़े की रेस जो ऑर्गेनाइज करते हैं फिर वो बेटिंग करते हैं, वो भी बिजनेस की एक्टिविटी में माना गया है। और उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट करे, हाँ जब वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह, जैसे गवर्नमेंट इशू करती है लाइसेंस, एग्जाम्पल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है तो वो बिजनेस माना जाता है। वैसे गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी अपना पब्लिक में लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने की जो दायित्व है, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। तो दोबारा रिपीट करें, बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, उसके बाद इससे रिलेटेड एक्टिविटीज, वॉल्यूम हो ज़्यादा ना हो, फ्रीक्वेंसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुड्स एक्वायर किए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, बिजनेस शुरू करने के बाद, वो भी बिजनेस। क्लब अपने मेंबर को दे, बिजनेस। किसी भी प्रेमिसेस में एडमिशन के लिए पैसा लेते हो, बिजनेस। अगर ट्रेड, कॉमर्स, वोकेशन को फर्दर करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए आप किसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए हो, आपको कोई पोस्ट मिलती है तो उस पोस्ट की सर्विसेज भी बिजनेस। बेटिंग हाउसेस जो रेस हॉर्सेस या रेस घोड़ों की रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। टोटलाइजेटर क्या होता है? टोटलाइजेटर होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी सर्विसेज देते हैं। देखो अब मान लो मैं रेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ घोड़े की, अब कौन से घोड़े पे कितना पैसा लगेगा, कितनी बेटिंग होगी, उसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है मार्केट में। वो टोटलाइजेटर ये काम करेगा। वो क्या करेगा? वो बेट्स कितनी आई, विनिंग बेट को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा, वो एक सब वो डेवलप करके देगा। तो टोटलाइजेटर का काम भी बिजनेस माना गया है। यस, बुक मेकर्स कह लीजिए, टोटलाइजेटर कह लीजिए। तो ये बुक मेकर, बुकीज जो एक्सेप्ट करते हैं बेट्स, उनको बुकीज कहते हैं। तो बेसिकली रेस हॉर्सेस के अंदर या हॉर्स रेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो उस रेस हॉर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। और गवर्नमेंट भी बिजनेस की डेफिनेशन में आती है जी। गवर्नमेंट का काम भी एज पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाती है, तो लाइसेंस इशू करती है। अभी 4G लाइसेंस की ऑप्शन हुई थी, 5G लाइसेंस की ऑप्शन हो रही है, जैसे जो भी है वो बिजनेस में आता है। आ जाओ जी, वापस आ जाओ। तो 16(1) क्या कहता है? टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, पहली बात। क्रेडिट का तरीका 49 सेक्शन के हिसाब से है। आप कुछ परचेज करते हो, उसका जीएसटी टैक्सेस का क्रेडिट। यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, आपने यूज अभी नहीं किए लेकिन आपकी इंटेंशन खरीदने की है कि यूज तो करोगे,
कब करोगे वो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने में कर लेना, 8 महीने में कर लेना, क्रेडिट हम आपको देंगे और क्रेडिट का अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होना चाहिए। होगा आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जब तो हम क्रेडिट देंगे। अच्छा, अब 16(2) क्या कहता है? ये कंडीशन बताता है, ये तो एलिजिबिलिटी बताता है कौन क्रेडिट ले सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन उसको कंडीशंस क्या पूरी करनी पड़ेंगी। आइए, पहला, ही इज इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। ये रजिस्टर्ड सप्लायर कौन होगा? सेलर। उस सेलर जिससे आपने माल लिया उसके पास से आपका बिल, हाँ उसका बिल भी तो होगा ना, जब भी तो टैक्स लगा के, हमें क्या पता आपने कितना दिया टैक्स, तो सेलर का बिल होगा या डेबिट नोट होगा, डेबिट नोट। हाँ जी, डेबिट नोट क्या चीज है बताता हूं, और अदर प्रिस्क्राइब्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, या कोई और ऐसे डॉक्यूमेंट जो दर्शाए कि आपने टैक्स दिया है। तो बिल पे लिखा होना चाहिए ना, 100 का बिल था, 18% जीएसटी तो 118, तो उस पर दिखना चाहिए। हमें क्या पता टैक्स लगा ही लगा, तो आपकी पोजेशन में होना चाहिए बिल। अच्छा, ये नहीं कह रहे बिल की पेमेंट कर दो, हाँ तो आपने अगर 1 लाख का सामान खरीदा 12% पे, तो आपके पास बिल आ गया 1,12,000 का, सामान आया नहीं आया, नीचे लिख दिया ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विस भी आ गई हो, बिल भी आ गया हो। तो अगर आपने 1 लाख के सामान खरीदा तो आपके पास बिल भी आ गया हो, और दूसरा बच्चों आपके पास गुड्स और सर्विसेज भी आ गए हो, ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। अब उनको यूज करना है या इंटेंडेड टू बी यूज, इमीडिएट यूज नहीं है, इंस्टेंट क्रेडिट है। हाँ, आपको ये नहीं दिखाना कि अभी जनवरी में गुड्स आए हैं और जनवरी में फैक्ट्री में डालो उनको, उनका निचोड़ के जूस बना दो फिर अलाउ करेंगे, ना 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 ना, बिल आ गया। अच्छा, डेबिट नोट क्या चीज है? अरे डेबिट नोट में क्या होता है, सुनो, 100 का बिल था, 100 का बिल था, जीएसटी लगाना था 12%, लेकिन गलती से जो हमारा सप्लायर है उसने लगा दिया 4%, 5% लगा दिया जीएसटी। अब उसने कम लगाया ना, लगाना था 12, लगा दिया 5, तो वो एक डेबिट नोट इशू कर देगा 7% का। गुप्ता जी, ये तो बिल 5% का तो बिल इशू हुआ, तो मुझे 5% का क्रेडिट मिल जाएगा। और गुप्ता जी 7% आपको कमी रह गई है, 7% का एक डेबिट नोट इशू कर रहा हूं मैं, ये भी जमा करवा देना, ये भी आपको देना है। तो 5% क्रेडिट तो इनवॉइस के बेस पे ले लूंगा, 7% क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर दूंगा, तो डेबिट नोट इनवॉइस से लिंक्ड होगा। तो डेबिट नोट होता है जब कम टैक्स जमा किया है मैंने, हो सकता है वैल्यूएशन 1 लाख की थी लेकिन गलती से 80,000 पे लगा दिया जीएसटी, 1 लाख की वैल्यूएशन थी, जीएसटी 80 पे लगा दिया, तो 20,000 का डेबिट नोट एक दिल जाएगा, उसका 12% 18% जो भी मुझे जमा करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई सबूत हो कि मुझे टैक्स देना है, चाहे वो इनवॉइस का सबूत हो या डेबिट नोट का सबूत हो कि मेरे ऊपर लायबिलिटी थी टैक्स की। ठीक है, दूसरा, आपको प्राप्त हो गए गुड्स, ये ग्रे वाला एरिया भी नहीं बता रहा, जो नीचे ग्रे वाला है, अभी पहले समझो। तीसरी कंडीशन ही, तीसरी, सब्जेक्ट टू 41-40 से छोड़ दो, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। किसने पे कर दिया और टैक्स उस सप्लाई पे, उस सप्लाई पे टैक्स किसने पे कर दिया हो? सेलर ने। लेकिन तुमने पेमेंट नहीं करी, क्या फिर भी जमा करवा देगा वो? पेमेंट नहीं तो नहीं करी तुम, लेकिन जमा करवाना पड़ेगा उसको। यस सर। हाँ, याद करो, टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12, जीएसटी ड्यू पे लग जाता है। अगर आपने बिल इशू कर दिया आपको जमा करवाना पड़ेगा अगले महीने की 20 तारीख तक, चाहे पेमेंट आए या पेमेंट ना आए, इनवॉइस बेसिस पे है। तो यानी कि आप पेमेंट करो ना करो, उसने टैक्स जमा करवा दिया हो, तो टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, यानी कि टैक्स जो आपकी परचेजेस का है, टैक्स ऑन परचेजेस है ना, टैक्स ऑन परचेजेस जमा करवा दिया हो, एक्चुअली पेड बाय द सेलर। कैसे? या तो कैश, यानी कैश का मतलब डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसने कैश लेजर से जमा करवा दिया हो, कैश लेजर से, या उसने आईटीसी ले लिया हो, उसने भी डेबिट कर दिया हो, डेबिट बाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या मतलब? अरे बाबा मैंने 1,12,000 का माल लिया, पहली कंडीशन, गुप्ता जी बिल आया तुम्हारे पास? है जी। गुड्स आ गए जी? है जी।
पेमेंट कर दी जी। मैंने कहा कंडीशन ना है जी, लेकिन वो 12,000 रुपए जमा करवा दिए उसने। किसने? सप्लायर ने। सर कैसे? या तो कैश लेजर से डेबिट करके, लेकिन उसके पास भी आईटीसी पड़ा था, तो उसने उसमें से 12,000 का आईटीसी ले लिया, उसने जमा करवाए कुछ अमाउंट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जमा हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको उस टैक्स का क्रेडिट आईटीसी जब मिलेगा, आपके पास बिल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात, आपका कहने का मतलब है गुड्स आ गए हो। तीसरी बात, उसका टैक्स सेलर ने कैश लेजर से डेबिट करके या उसके बाद जो क्रेडिट लेजर है वहां से जमा करवा दे। चौथी बात, ही हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर 39। हु इज ही? हु इज ही? Who is he? He has furnished return 39. Who is he? नहीं, परचेजर। हम, क्योंकि हमें क्रेडिट जब मिलेगा जब रिटर्न में मिलेगा। अगर हमने रिटर्न नहीं भरी, क्रेडिट ले लिया, तो गवर्नमेंट को क्या पता तुमने माल खरीदा है। तो जो बिल है जो आपके पास आया होगा वो सारा हम दर्शाएंगे रिटर्न के अंदर। परचेजर की बात कर रहे हैं, जिसको क्रेडिट लेना है, ये बोल रहे हैं जिसको क्रेडिट लेना है, जिसको आईटीसी लेना है वो रिटर्न भरेगा 39 सेक्शन में। 39 सेक्शन में रिटर्न्स होती हैं, तो रिटर्न नहीं भरोगे तो हमें पता कैसे चलेगा तुम्हें क्रेडिट सही लिया गलत लिया? है ना, उस रिटर्न में तो दिखाओगे कितने का माल खरीदा, कितने का आपने टैक्स बनता है। पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो 4 कंडीशन बताओ क्रेडिट लेने के लिए। सबसे पहली, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपका टैक्स बनता था। दूसरा, आपके पास गुड्स और सर्विस आ गए हो या इस्तेमाल कर लिए हो। बताओ, आ गए हो इस्तेमाल कर लिए हो? आ गए हो। कहाँ आ गए हो? हैं? हाँ, कहाँ? अरे फैक्ट्री में, गोडाउन में, शोरूम में, कहीं भी आपके पास आ गए हो। तीसरी बात, उसका टैक्स जब तो क्रेडिट देंगे कि किसने जमा करवा दिया हो, सेलर ने। अच्छा, कैसे जमा करवा दिया हो? या तो कैश लेजर से डेबिट मार के या क्रेडिट लेजर से डेबिट मार के, जमा तो हो गया। चौथी बात, जो परचेजर है उसे रिटर्न फाइल कर दी हो। और ये चारों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, टन 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 टन, मजा आ गया। लेकिन क्या पेमेंट करने की आवश्यकता है? ना, पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है क्रेडिट लेने के लिए। आइए क्वेश्चन करते हैं जरा। एग्जामिन वेदर आईटीसी will be allowed to the registered dealer Mr. X purchased goods from Mr. Y for rupees 1 lakh plus 18% GST. Goods received on 15/1/2021. Goods received on 10 फरवरी 2021. Invoice was also received. एक सेकेंड बेटा। इनवॉइस डेटेड 15 जनवरी 2021। हाँ जी, नो पेमेंट is done by Mr. X of the bill of the invoice
इनवॉइस की पेमेंट अभी तक नहीं करी है, नो पेमेंट इज डन बाय मिस्टर एक्स ऑफ द इनवॉइस। चौथी बात, 18,000 GST डिपॉजिटेड बाय मिस्टर वाई और रिटर्न filed by Mr. X under section 39 for the relevant month. रेलेवेंट मंथ तक रिटर्न फाइल कर दी है। बताइए आपको क्रेडिट मिलेगा और कब मिलेगा? यस सर मिलेगा। क्या सारी कंडीशन 16/2 की हो गई और 16/1 में रजिस्टर्ड होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड भी है और हम मान लेंगे बिजनेस के लिए होगा तो 16/1 में एलिजिबल तो हो गया, 16/1 में रजिस्टर्ड होना चाहिए और बिजनेस की पार्ट होना चाहिए। तो ये जो गुड्स खरीद रहा है ये लिख लेते हैं ना, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर बिजनेस ऑफ ₹1 लाख प्लस 18% GST। तो 16 की कंडीशन पूरी हो गई क्या? चेक करें क्या ये बिल्कुल हो गई जी। क्या बंदा ये रजिस्टर्ड है? सर जी बिल्कुल रजिस्टर्ड है। और क्या बिजनेस के लिए ले रहा है? यस। इससे ये पता लग गया अगर आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लोगे गुड्स, घर के लिए लोगे, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लोगे या आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको क्रेडिट नहीं मिलता। तो बिजनेस के लिए ले रहे हो लेकिन अनरजिस्टर्ड हो, या अगर आप रजिस्टर्ड हो लेकिन ले रहे हो नॉन बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ जी पे आपकी बात सही है। 16/1 और 16/2 दोनों की बातें पूरी हो गई हैं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कब से मिलेगा, किस तारीख से क्रेडिट मिल जाएगा? सर जब पेमेंट हो, नहीं नहीं ये इमीडिएटली मिल जाएगा। कब किस तारीख को? जब सारी कंडीशंस पूरी हो गई तो हम आए 10 फरवरी। हाँ, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 10 फरवरी 2021। हाँ, रिटर्न अभी तो अगले महीने जाएगी। आपके इनपुट क्रेडिट लेजर में 10 फरवरी 2021 से यू आर एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट, एलिजिबल टू क्लेम क्रेडिट, एलिजिबल। उसका टैक्स ऑब्वियसली जमा होगा, हो सकता है वो जमा 25 फरवरी को करवाए क्योंकि टैक्स जो जमा होता है ना बच्चों अगले महीने की 20 तारीख तक जमा होता है। तो आपने कब खरीदा था माल? सुनो मेरी बात, आपने 15/1 को खरीदा है तो इसका 20 जनवरी तक तो वो टैक्स जमा करवा ही देगा। लेकिन गुड्स आपको 10 फरवरी में आए हैं तो आपको 10 फरवरी से पहले तो आप क्रेडिट ले नहीं सकते, तो ये क्रेडिट आपको फरवरी के महीने में मिलेगा। तो ही विल बी एलिजिबल टू क्लेम क्रेडिट इन द फरवरी मंथ क्योंकि सारी कंडीशन फरवरी में पूरी हुई है। ठीक है बात? तो 10 फरवरी 2021 से क्रेडिट ले सकते, लेकिन पेमेंट तो नहीं करी आपने। लिखा है ना, नो पेमेंट इज डन बाय मिस्टर एक्स ऑफ द इनवॉइस। क्या ये भी कंडीशन है या ये कंडीशन नहीं है? हाँ, लेकिन क्या पेमेंट कभी करोगे? नहीं करनी पड़ेगी, ये लॉ में लिख दिया। क्रेडिट क्लास में बैठने के लिए अभी पेमेंट ना करो, लेकिन अगर ज्यादा क्लासेस अटेंड करनी है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक बार तो हम अलाउ कर देंगे, ट्रायल पे बच्चा आया हो जैसे। अब इसलिए पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या लिख दिया जरा देखना। हाँ जी, नीचे क्या लिख दिया, प्रोवाइडेड पढ़ लो जरा। ये वाला प्रोवाइडेड तो छोड़ दो, ये वाला प्रोवाइडेड भी छोड़ दो, ये वाला पढ़ना जरा, ये वाले प्रोवाइडेड पढ़ना। अच्छा ये पूरा ही पढ़ना है बेटा, ये सॉरी गाइस एक सेकेंड थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये आपको फर्स्ट वाली बात छोड़ दो, यहां से पढ़नी है बेटा, यहां से ये सारी लाइन पढ़ना। थोड़ा एक बार खुद पढ़ोगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी। एक सेकेंड, ये सारा पढ़िए। दीपिका, काजल, सिमरन, अभिषेक, खुशी, प्लीज आप लोग भी इंटरेक्ट करें, कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए।
हाँ जी बच्चों, क्या कह रहे हैं ये? सर फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा, सेकंड थोड़ा बहुत समझा है। ये कह रहे हैं कि चलो क्रेडिट लेने के लिए मैं समझा रहा हूं, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 180 दिन के अंदर, ये छोड़ दो फ्री वाले लाइन, ये छोड़ दो, 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी नहीं, क्लासेस स्टार्ट करवा रहा हूं, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। अभी तो आप अटेंड कर लो, नहीं करी तो जो आपने आईटीसी लिया है, 18,000 का क्रेडिट हमारे केस में था, जो भी था, 12,000 जो भी था, वो एडेड टू द आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम का, इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्या मतलब? अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए, इस केस के अंदर गाइस क्रेडिट तो मिल गया और आप एलिजिबल हो गए, देखो एलिजिबल हो गए। अब बोल रहे हैं जी एज्यूम, हाँ जी ये कह रहे हैं एज्यूम पेमेंट मेड ऑफ 1,18,000, हाँ, ऑन 10 मई 2021, क्या ट्रीटमेंट होगा जी? पेमेंट आपने करी है, क्या ट्रीटमेंट होगा? 10 मई को 180 दिन में पेमेंट कर दी, क्या आपके क्रेडिट को छीनेंगे या जो? हाँ जी, नहीं रिवर्स चार्ज छोड़ दो, बस आपका क्रेडिट पक्का हो गया। अच्छा, अगर आपने क्रेडिट लिया है और पेमेंट नहीं करी, पेमेंट 180 दिन में कर दी, तो क्लास तो अटेंड कर ही लेते, दोबारा से अटेंड क्या करवाऊंगा? तो यहां पर लिखेंगे, हाँ, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी विल टेक प्लेस, नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी विल टेक प्लेस एज, अब सारी कंडीशंस पूरी हो गई, 3-4 तो पहले करी, एक बाद में, एक पोस्ट कंडीशन है। अच्छा, बाकी तो प्री कंडीशंस है। प्री कंडीशन क्या? बिल आ जाए, सप्लाई ने टैक्स जमा करवा दिया हो, जिसने आपको माल बेचा आपने रिटर्न, ये प्री कंडीशन है। एक पोस्ट कंडीशन है कि भाई 180 दिन में पेमेंट कर दियो, नहीं तो वो पोस्ट वाली कंडीशन, पोस्ट सप्लाई कंडीशन, सप्लाई के बाद कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करी तो वो जो अलाउड था क्रेडिट वो छीन लेंगे। तो यहां पर तो आपने बिल्कुल 180 दिन में पेमेंट कर दी, तो अब रिवर्सल करने की आवश्यकता नहीं है, सीमेंट पक्की हो गई बात, जो सीमेंटेड हो गई बात कि आपका आईटीसी बिल्कुल अलाउड। लेकिन अज्यूम करो आप, हाँ सुनो, एज्यूम पेमेंट मेड ऑन 10/12/2021, अब क्या होगा? आपने पेमेंट 10/12/2021 को करी, क्या आपने पेमेंट 180 दिन में करी? नहीं, तो पहले तो 180 दिन निकालो भैया इनवॉइस से, कब खत्म हो रहे हैं? हाँ जी, 180 दिन इनवॉइस से, और इनवॉइस है 15/1/21, 15/1/21 से 180 दिन ऐड करो, 15/1/21 से 180 दिन ऐड करो, एक एक दिन काउंट करने हैं, तो 16 एक दिन, 17 एक दिन, 18 एक दिन, 19 एक दिन, ऐसे करके काउंट करो भैया, 16 जनवरी 1, 17 1, 18 जनवरी 3, ऐसे 180 दिन काउंट करके मुझे डेज बताओ कब खत्म हो रहा है 180, 180 दिन कब पड़ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7 जुलाई के महीने में आएंगे, देखना जरा, जुलाई के महीने में आने चाहिए, जुलाई के महीने में आने चाहिए। It should come somewhere in July. एक सौ अस्सी देखो कब खत्म हो रहे हैं, देखो भैया, कैलकुलेट कर रहा है कोई बच्चा? 180 दिन कब खत्म हो रहे हैं? 15 जनवरी से
180 दिन। कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताए। जुलाई में आएंगे, एग्जैक्ट डेज निकाल लो, करो। 13 जुलाई। 13 जुलाई। एक बाकी कोई बच्चा क्रॉस वेरीफाई और कर लो। 13 जुलाई 2021। चेक कर लो भैया एक बार, मैं निकालूं एक बार, मैं भी कंप्यूट करूं। 15 तो 16 17 18 19 17 दिन तो 16 17 18 19 20 16 दिन तो जुलाई तो काम करेंगे ना। नहीं, इस 15 के बाद 16 दिन हो गए हमारे जनवरी के, फरवरी के 28, मार्च के 31, जून के 30, 14 जुलाई आ रहा है। जुलाई के, अच्छा अरे अब बीच में बोल दिया, रुक जाओ एक मिनट। ओहो, 16 जुलाई जनवरी के, फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, 136 हो गया, और हमें चाहिए 180, और ये 31 थे हमारे जुलाई के। अरे बाबा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून के 30, 166, और 166 माइनस 180, 14 जुलाई आ रहा है जी, 14 जुलाई आ रहा है। तो 14 जुलाई तक आपने पेमेंट करी? नहीं करी, आपने गलती करी। तो पेमेंट नॉट मेड, यस गाइस, पेमेंट नॉट मेड अप टू 14 जुलाई 21, पेमेंट नॉट मेड अप टू 14 जुलाई 21, आपने पेमेंट 14 जुलाई तक नहीं करी। यस गाइस, 14 जुलाई तक पेमेंट नहीं करी। अब आपको इसका रिजल्ट क्या भुगतना पड़ेगा मैं बताऊं। पेमेंट नॉट मेड अप टू 14 जुलाई। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। एक तो आईटीसी जो क्लेम किया हुआ था, हाँ जी, कितना रुपए का, ऑफ रुपीस, कितना रुपए का भैया, 18,000 रुपए का आईटीसी क्लेम्ड ऑफ 18,000। यस गाइस, विल बी रिवर्स्ड, will be reversed and added to output tax for the month of July 21, July 21, यस जुलाई 21 के महीने में आउटपुट टैक्स के में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जीएसटी में मंथली कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आपको क्रेडिट तो वैसे फरवरी में मिल गया था, लेकिन ये जुलाई 21 का, और इसका भुगतान कब तक करना है, और अगले महीने की 20 तारीख तक भुगतान करना है। तो इसकी पेमेंट कब होगी, अप टू 20 जुलाई और 20 अगस्त 21। जरा देखो, तो जो आपने आईटीसी लिया था ना भैया 18,000 रुपए का, वो रिवर्स हो जाएगा और उस महीने के आउटपुट टैक्स में ऐड हो जाएगा। किस महीने के, जुलाई के, जिसका पेमेंट आपको 20 अगस्त तक करना है। अब सुनो, ब्याज कितना देना पड़ेगा, कितने पे, 18,000 रुपए पे 18% के हिसाब से आपको ब्याज पता है कितने दिन का देना पड़ेगा। जब आपको क्रेडिट मिल गया था, मान लीजिए क्रेडिट मिल गया था 10 फरवरी 2021, सुनो मेरी बात, 10 फरवरी 2021 से लेकर आप जमा कब करवाओगे, 20 तारीख को, मान लो 20 को ही जमा करवाया, 20/8/21, इतने दिन का डिवाइडेड बाय 365 आपको ब्याज देना पड़ेगा। 18,000 का 18%, 18,000 का 18%, और 10 फरवरी 21 से लेकर 20 अगस्त 21 तक 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये दिन निकाल लीजिए, एक बार दिन भी निकाल लो, चलो। तो 10 से 11 1 तारीख, 11 से 12 1 दिन निकालो जरा, कितने दिन आए, 20, 10 से 11, 11 से 12, 19 से 20, ऐसे काउंट करना। तो आपको आईटीसी 18,000 का रिवर्स करना पड़ेगा जब 180 दिन खत्म हुए। तो 180 दिन कौन से महीने में खत्म हुए, जुलाई में। तो जुलाई के आउटपुट टैक्स में 18,000 ऐड कर दो। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, पहले बताओ मेरी बात, ये बताइए, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग और नॉट। यस सर। बाकी बच्चे भी बोलें एक बार चैट बॉक्स पे प्लीज। कोई कंफ्यूजन है, आप पढ़ो जो लिखा है, एक बार पहले उसको पढ़ो, जो लिखवाया उसको पढ़ो, कि भाई सीधी सी बात है, पेमेंट करो 180 दिन में।
180 दिन में नहीं करी तो 180 से जब खत्म होंगे उस महीने के आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। आउटपुट टैक्स में ऐड करने का मतलब ये है, जैसे बिग बाजार गए और बिग बाजार वालों ने 1800 का कूपन दिया, वो कूपन आपको कुछ शर्तों पे लेना था, लेकिन कूपन आपने गलत लगा दिया, तो फिर गवर्नमेंट कहती है भाई, बिग बाजार वाले बोलेंगे सचिन गुप्ता 18,000 जमा करवाओ, अब आपने गलत डिस्काउंट ले लिया। तो ऐसे ही आपने 18,000 रुपये डिस्काउंट ले लिया था आईटीसी का, तो ये गलत लिया था, क्योंकि पेमेंट आपने कहा था 180 दिन में कर दूंगा, तो 180 दिन में पेमेंट नहीं करी, तो जब 180 दिन एक्सपायर होते हैं उस महीने आपको आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे। आउटपुट टैक्स में ऐड कर देंगे मतलब उस महीने का जो भी टैक्स लायबिलिटी उसमें 18,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, अब जमा करवाने पड़ेंगे आपको। अच्छा, और जो आपका ब्याज लगेगा ये है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जब आपको क्लेम किया था, डेट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल, जिस दिन आपको क्रेडिट मिल गया था, और ये जिस दिन डेट ऑफ डिपॉजिट है, डेट ऑफ डिपॉजिट जब आपको जमा करवाना है वो 18,000 रुपये। तो मान लो पेमेंट अप टू 20/8 करनी होती है, मैं मान रहा हूँ 20 को ही जमा करवाया, दिन निकाले आप लोगों ने, कितने दिन आए ये? फरवरी के निकालो भैया, 10 को इंक्लूड करके ऐसे कर लो ना। कर मैं ही करता हूँ, चलो। तो फरवरी के मेरे हिसाब से तो 18 दिन फरवरी के, मेरे हिसाब से भैया 18 दिन फरवरी के, मार्च के 31, जून के 30, अरे जून कहाँ से आ गया, 18 फरवरी प्लस मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, और ये 20 दिन, 191 डेज, 18/100 इंटू 191 डिवाइड बाई 365, ये भी ब्याज आपको और देना पड़ेगा। तो यानी कि आप क्या गाइड करोगे क्लाइंट को कि भाई अगर तुझे आईटीसी लेना है ना, अगर तुझे भाई आईटीसी लेना है तो क्या करे, जल्दी बोलो, तो पेमेंट 180 दिन में कर दो। लेकिन अब सुनो 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 सुनो, अब इसने पेमेंट करी, कब करी है? 10/12/2021 को। गवर्नमेंट कहती है चलो अब कर दी ना पेमेंट, सुनिए सुनिए, अब इसको दोबारा से क्रेडिट री अलाउ कर देंगे। यस, सुनो समझ लो, दोबारा करवा दूंगा, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ for the month of December 21, तो विद इफेक्ट फ्रॉम, यस 10/12/21, यस 10/12/21 हमारा जो आईटीसी ऑफ 18,000 कैन बी रीअवेल्ड। दोबारा से हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 10/12 को डाल सकते हैं, यानी कि दिसंबर में जो टैक्स जमा करवाना है उसको माइनस करके 20 जनवरी तक उसका क्रेडिट ले सकते हैं। जरा देखिएगा एक बार, जरा कॉपी कर लो, फिर समझाऊंगा दोबारा, प्लीज कॉपी करिए। तो रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 21 विद इफेक्ट फ्रॉम, यस गाइस, विद इफेक्ट फ्रॉम 10/12/21 आईटीसी ऑफ 18,000 कैन बी रीअवेल्ड। दोबारा से हमें आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी कैन बी रीअवेल्ड। चलिए जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अब आपको कॉन्सेप्ट दोबारा समझा रहा हूं। हाँ जी, आईटीसी लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी? आपके पास बिल आ जाना चाहिए, बल्ले बल्ले बिल आ गया। दूसरी कंडीशन, गुड्स आ जाने चाहिए, गुड्स आ गए। तीसरी कंडीशन, सप्लायर जिसने मुझे माल बेचा टैक्स जमा करवा दे, वो करवा देगा। और चौथी कंडीशन, मैंने रिटर्न फाइल कर दी। मेरी सारी कंडीशंस पूरी हो गई और मैं टन क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो गया 10 फरवरी 2021 से। 10 फरवरी 2021 से एलिजिबल हो गया। अब मुझे पेमेंट करनी है, पहले नहीं करनी, बाद में भी कर लो, 180 दिन में। मैंने पेमेंट कर दी 180 दिन में, तो गवर्नमेंट कहती है नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी विल टेक प्लेस, मेरा काम पक्का हो गया, बस बात खत्म। लेकिन अगर मैंने पेमेंट करी 10/12/21 को, तो गवर्नमेंट कहती है 180 दिन में पेमेंट करी, 180 दिन एक्सपायर हो रहे हैं 14/7/21 को, मैंने पेमेंट नहीं करी 14/7/21 तक, तो अब क्या होगा? सुनिए मेरी बात। पहली बात, आईटीसी जो मैंने 18,000 रुपए का लिया था वो रिवर्स हो जाएगा। किस महीने? जिस महीने मेरे ये 180 दिन एक्सपायर हुए, जुलाई के महीने में।
यानी कि जुलाई के हर महीने का आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स निकाला जाता है, ये बात याद रखिएगा। जीएसटी में हर महीने का आउटपुट और हर महीने का इनपुट। तो जो जुलाई का आउटपुट टैक्स निकाला जाएगा उसमें मेरे 18,000 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे, जो मुझे जमा करवाने हैं अगले महीने की 20 तारीख तक। किसी भी महीने का आउटपुट टैक्स अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करवाना होता है। साथ में ब्याज लगेगा जब आपको क्रेडिट मिल गया और जब तक आप इसको जमा नहीं करवा रहे, क्रेडिट को रिवर्स नहीं कर रहे, पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो है 10/12 से 20/8/21। तो ये बन गया जी हमारा, जितने भी दिन का ब्याज है ये आ गया। अब लेकिन मैंने पेमेंट तो कर दी, तो गवर्नमेंट कहती है रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी आप रीअवेल कर सकते हो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 21। रीअवेल द आईटीसी किस महीने, जिस महीने पेमेंट करी। तो यानी कि दिसंबर का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट बनेगा उसमें मैं डाल सकता हूं 18,000 और हर महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता हूं, अगले महीने की 20 तारीख तक माइनस करके जमा करवा देता हूं। बात बताइए, प्लीज रुकिए। सर ये 18% इंटरेस्ट फिक्स है? हाँ 18% इंटरेस्ट फिक्स्ड है। यस ये 18% फिक्स्ड है। अब जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, जरा जो मैंने कहा था ना आपको थ्योरी पढ़ने के लिए। आइए जरा, वेयर a recipient fails to pay to the supplier, that is me, ये छोड़ दो, amount towards value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, amount equal to the ITC availed by the recipient, that is me, shall be added to his output tax liability along with interest in the prescribed manner। ये रूल्स में है, ये रूल्स जो मैंने आपको बात बताई ना, ये रूल्स की बात है, पीछे रूल्स बने हुए हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो recipient shall be entitled to avail of credit of ITC on payment made by him towards value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon. Recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on payment made by him towards value and the service and the GST। तो आपको रीअवेल की बात कर रहे हैं, ये दोबारा से क्लेम कर लेंगे, रीअवेल कर लेंगे अगर हम पेमेंट कर दें। तो लिखा है ना, प्रोवाइडेड ऑल्सो रेसिपिएंट दैट इज मी शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम of amount towards the value of supply that is 1 लाख and along with the tax 18,000। तो गवर्नमेंट कहती है 1,18,000 का क्रेडिट गुप्ता जी मिल जाएगा अगर आप पेमेंट कर दो। ये प्रोवाइजो इस प्रोवाइजो से लिंक्ड है, क्योंकि रिवर्स हुआ है तो दोबारा से लेना पड़ेगा। अगर पेमेंट 6 महीने के अंदर करता तो क्रेडिट तो मैं ले ही चुका हूं। ठीक है, अब ये क्या मतलब है यार, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than supplies on which tax is payable on reverse charge। बेटा रिवर्स चार्ज का जो अमाउंट होता है, आइए जरा इसका भी कॉन्सेप्ट बता दूं मैं, आ जाओ। थोड़ा थ्योरी है, दिमाग लगाना, जो लिखवा रहा हूं बस इतने भी कंसंट्रेट करना। अच्छा अब जरा एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। रिवर्स चार्ज यानी कि यहां पर एक सप्लायर है, सुनो मेरी बात, ये गुड सप्लाई कर रहा है रिवर्स चार्ज पे, ठीक है, रिवर्स चार्ज, और किसको, रेसिपिएंट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 लाख की गुड्स बेचे हैं वैल्यू, और जीएसटी का रेट है 18%। हाँ जी, इसका जीएसटी क्रेडिट किसको मिलेगा और कौन जीएसटी जमा करवाएगा? सप्लायर जमा करवाएगा। रिवर्स चार्ज है ना, हाँ, तो रेसिपिएंट बियर करेगा 1,80,000 और 1,80,000 फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा। बोलो जी, सही बात कह रहा हूं? अच्छा अब ये बताइए, इस 1,80,000 का क्रेडिट किसको मिलेगा? हाँ, क्योंकि इसने तो लगाया ही नहीं है, समझिए, ये तो, हाँ, लेकिन कब मिलेगा? हाँ हाँ, यहां पर इसको
हाँ, तो रेसिपिएंट जब रिवर्स चार्ज होता है बच्चों, तो रेसिपिएंट को पेमेंट पे ही मिलता है क्रेडिट। अगर उसने जमा नहीं करवाया तो फर्स्ट डिपॉजिट एंड देन क्लेम क्रेडिट, फर्स्ट डिपॉजिट लो एंड देन क्लेम क्रेडिट। क्योंकि नॉर्मली भी तो ऐसा होता ना, सोचो अगर मान लो सप्लायर ने 1,18,000 का बिल भेजा होता तो वो 18,000 वहां पर वो जमा करवाता ना, 1,80,000 जब आपको देते। बात समझने की कोशिश करो, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये नॉर्मल चार्ज होता तो आप पेमेंट करते 11,80,000 की, फिर वो सप्लायर 1,80,000 जमा करवाता, फिर आपको क्रेडिट मिलता। अब वही पैसा है, पहले आप जमा करवाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल को ड्यू बेसिस पे हम क्रेडिट दे देंगे। पेमेंट तो गवर्नमेंट को मिली नहीं, क्रेडिट कैसे दे देंगे? क्योंकि यहाँ पर पेमेंट आपको ही जमा करवानी है। नॉर्मली क्या होता है, पेमेंट सप्लायर को दे देते, सप्लायर जमा करवा देता, फिर हमें क्रेडिट मिल जाता है। तो यहाँ तो उसका पैसा भी तुम्हें जमा करवाना है, तो यहाँ पर ड्यू बेसिस पे कैसे दे देंगे क्रेडिट? तो इसलिए यहाँ पर 180 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं है, 180 दिन वाला क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पहले जमा करवाओगे फिर क्रेडिट मिलेगा। आप जमा करवा दोगे फिर क्लेम क्रेडिट। बहुत बात समझ आई नहीं आई? तो रिवर्स चार्ज में गाइस रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलता है। वैसे भी खरीदने पे आप ही को मिलता, लेकिन आप पेमेंट कर देते सप्लायर को, और पेमेंट ना भी करते सप्लायर को 1,80,000 जमा करवाने थे, तो वही 1,80,000 आपको जमा करवाने हैं, आप जमा करवा दो, क्रेडिट ले लो। तो यहाँ पर 180 दिन का क्राइटेरिया नहीं है। चलो, गुड, वेरी गुड। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ये पढ़ लो जरा। ये वाला फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ो जी, फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ो जी भैया, फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ो। रीड फर्स्ट प्रोवाइजो। क्या मतलब? सर अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होगी तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, पेमेंट नहीं, गुड्स गुड्स गुड्स। आप सुन लो जी, 16 सेक्शन के अंदर ही। अब सोचो, एक क्वेश्चन आया, आपने 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स फॉर बिजनेस परचेज किए हैं, 1000 क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स फॉर बिजनेस परचेज किए हैं ऑन 15/12/2020। 500 क्वांटिटी डिलीवर होंगे 15 जनवरी 2021 को, 300 क्वांटिटी डिलीवर होंगे 15 फरवरी 21 को, और 200 क्वांटिटी डिलीवर होगी 15 मार्च 2021 को। बताइए आपको आईटीसी कौन से महीने से मिलना शुरू होगा? 15 मार्च 21। हाँ, तो आईटीसी ऑफ 1000 क्वांटिटी will be allowed only on receipt of last lot, that is with effect from 15 मार्च 21। तो 15 मार्च 21 ऑनवर्ड्स आप 1000 क्वांटिटी का जो आईटीसी है वो ले सकते हैं, जो भी बनता होगा उसके ऊपर। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। तो आईटीसी ऑफ 1000 क्वांटिटी विल बी अलाउड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। बिल्कुल सही जी, लास्ट लॉट, जब लास्ट लॉट मिलेगा जब। बात समझ आ गई बच्चों को या नहीं? चलो, ये छोटी छोटी थ्योरी की बातें हैं, क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आइए जरा, अच्छा, जो जो पढ़ा रहा हूं उसी चीज को पढ़ना, बाकी और दिमाग नहीं लगाना। आइए 16.3 पढ़ेंगे जी, 16.3। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of income tax 61, input tax credit on the tax component shall not be allowed.
क्या मतलब, आइए जरा 16.3 पे आए, 16.3 पे आए भैया। देखो जी, मैंने ना प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की, प्लांट मशीनरी खरीदी है 10 लाख की, बिल्कुल। प्लस इस पे, यस माय डियर फ्रेंड्स, इस पे 12% जीएसटी दिया है, 1,20,000 और 11,20,000 की टोटल कॉस्ट बैठी। इनकम टैक्स में एक सेक्शन आता है सेक्शन 32, वो अभी किया नहीं है बच्चों ने, जिन्होंने डायरेक्ट टैक्स किया उनको पता होगा। सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन का है, उसके अंदर एक ब्लॉक बनाया जाता है, ब्लॉक ऑफ एसेट। उस ब्लॉक में सुनिएगा मेरी बात, मैं एसेट की कॉस्ट दिखा रहा हूं 11,20,000। ब्लॉक होता है, आपको पता हो नहीं पता हो तो कोई टेंशन नहीं। तो ओपनिंग ब्लॉक होता है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, ब्लॉक की वैल्यू, और ये कौन सा प्रीवियस ईयर है हमारा, मान लो ये 2021 है, तो 1/4/20 को ओपनिंग वैल्यू निल है। ब्लॉक में कॉस्ट दिखा रहा हूं मशीन की, कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी 11,20,000। सुनते रहना, ये मेरा क्लोजिंग ब्लॉक बना, क्लोजिंग WDV है ना जी। और मैं डेप्रीसिएशन पूरे ब्लॉक पे ले रहा हूं, यस, क्लोजिंग WDV 11,20,000 और मैं डेप्रीसिएशन क्लेम कर रहा हूं। चलो ऐसा करो, ब्लॉक छोड़ो, ब्लॉक बनाएंगे ना आपको कंफ्यूजन ही हो जाएगी। चलो ब्लॉक छोड़ो, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने ब्लॉक नहीं किया। लेट्स फॉरगेट अबाउट ब्लॉक, लेट्स फॉरगेट अबाउट ब्लॉक। और इनकम टैक्स में 32 सेक्शन के अंतर्गत, इनकम टैक्स में सेक्शन 32 के अंतर्गत मैं डेप्रीसिएशन, यस गाइस, डेप्रीसिएशन एट, और प्लांट मशीनरी का 15% है, 15% ऑफ 11,20,000 ले रहा हूं, 11,20,000 का 15% ले रहा हूं। क्वेश्चन ये उठता है जीएसटी में आईटीसी कितना मिलेगा, आईटीसी ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना मिलेगा। तो मेरी प्लांट मशीन 10 लाख की है, 1,20,000 रुपए उस पर जीएसटी है, 11,20,000 का माल बन के तैयार हुआ है। इनकम टैक्स सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन जो मैं ले रहा हूं 11,20,000 पे 15% ले रहा हूं। आईटीसी कितना मिलेगा बताइए दोस्तों, आईटीसी कितना मिलेगा बताइए दोस्तों। पढ़िए जरा, थ्योरी को पढ़िए, 16(3) को पढ़िए, आंसर दीजिए। सर नहीं मिलेगा। बाकी बच्चे भी आंसर दें। चलो शौर्य का आंसर तो आ गया, नहीं मिलेगा, बाकी बच्चों का आंसर चाहिए। बाकी बच्चों का भी मुझे आंसर चाहिए। सर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सौम्य आप बताओ, रीजन दो। हाँ, देखो लॉजिक क्या है, आप इनकम टैक्स में भी मजे ले लो, जीएसटी में भी मजे ले लो। आप इनकम टैक्स में 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लेते तो हम आपको 1,20,000 का क्रेडिट दे देते, सुनो मेरी बात। लेकिन इनकम टैक्स में आपने 11,20,000 पे क्रेडिट ले रहे हो, तो हम ये 1,20,000 जब आपने इनकम टैक्स में अपनी मशीन को ऐड कर दिया कॉस्ट में 1,20,000 को, डेप्रिसिएशन ले लिया, तो इनकम टैक्स कम कर लिया। समझने की कोशिश करो, इनकम टैक्स कम कर लिया, तो फिर आईटीसी किस बात का, तो यहां पर आईटीसी नील। केस 1 जरा देखना बेटा, ये आपकी मर्जी है, हम जबरदस्ती तो नहीं कह रहे। केस 2, आप सेक्शन 32 में गाइस डेप्रीसिएशन एट 15% ऑफ 10 lakhs ले रहे हो, तो क्या आप जीएसटी में 12,000 का 20 क्या 1,20,000 का क्रेडिट ले सकते हो बताइए। अगर आप डेप्रिसिएशन 15% ऑफ 10 लाख ले रहे हो, तो क्या आप आईटीसी ले सकते हो 1,20,000 का, बताओ बच्चों। अरे आंसर नहीं दे रहे, ज्यादा बोरिंग हो गया क्या, टॉपिक बोरिंग हो गया क्या? नो सर। तो फिर बच्चे आंसर नहीं कर रहे, चैट बॉक्स पे आंसर करो। क्या 1,20,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, चैट बॉक्स पे आंसर करो।
क्या 1,20,000 का क्रेडिट मिल जाएगा अब जीएसटी में, क्योंकि आप 10 लाख पे डेप्रिसिएशन ले रहे हो, अब मिल जाएगा 1,20,000 आईटीसी अलाउड। अच्छा, यानी कि डेप्रिसिएशन नहीं लेना, 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं लेना, 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन तो लोगे, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड ना करो। अच्छा, तीसरा केस देखो, केस 3, अब बताना। सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन, यस गाइस, आप 15% ऑफ 11,20,000 ना, 10,60,000 ले रहे हो, कितना आईटीसी ले सकते हो, 60,000 का आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि 1,20,000 में 60 को कॉस्ट में डाल दिया आपने, उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हो। तो मोटा मोटा मुद्दा समझो भाई, कॉन्सेप्ट समझो कि 1,20,000 ये आईटीसी है, अगर ये आईटीसी लेना है तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेना। अगर यहां पर आपने 1,20,000 पे पूरा डेप्रिसिएशन ले लिया, 1,20,000 जीरो कर दिया, यहां 10 लाख है, 1,20,000 नहीं डाला, 1,20,000 का आईटीसी दे दिया, यहां पर 10,60,000 है, 60 डाल दिया, 60 का आईटीसी दे दिया। तो जो टैक्स का अमाउंट है वो उस पे डेप्रिसिएशन मत लेना, अगर उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ले लिया, उतने अमाउंट का आईटीसी जीएसटी वाले नहीं देंगे। आप दो दो बेनिफिट नहीं उठा सकते, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। बोलो, बात समझ आई नहीं आई? बस ये छोटी छोटी बातें हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, दो दो नंबर के, एक एक नंबर के। अभी 16(4) मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। हाँ, टाइम लिमिट ऑफ आईटीसी दोस्तों, 16(4) को पढ़ना मत, समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अपने आप पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हमारा एक क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमने आज शुरू किया, उसके अंदर हमने ये गुड्स खरीदे थे। क्या आपने क्रेडिट किस दिन से आपको एलिजिबल हो जाएगा, किस दिन से एलिजिबल हो जाएगा इस क्वेश्चन में? हाँ बस, और बाकी हम ये मान लेते हैं कि पेमेंट आगे सप्लायर जमा करवा देगा और आप रिटर्न फाइल कर दोगे। लेकिन अगर फरवरी में क्रेडिट लेने का मन नहीं है आपका, तो इसी क्वेश्चन में अब एक स्टार लगा दो। हाँ, इसी क्वेश्चन में बच्चों एक स्टार लगा दो, यहां पर इसी क्वेश्चन में स्टार लगा दो। इसका लिंक देना पड़ेगा, अगर आपके पास जगह का अभाव है तो मैं नीचे लिख देता हूं, एज्यूम इन दी ओरिजिनल क्वेश्चन। हाँ, लिखो लिखो, इसी क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमने आज के, नंबरिंग कर देना सबकी, नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो एज्यूम इन दी ओरिजिनल क्वेश्चन, original question, yes guys, assume in the original question, assume in the original question, assessee does not want to take ITC in the month of February 20 था 21 था, देखना जरा। फरवरी 20, हाँ तो फरवरी के, तो फरवरी 21 के अंदर वो आईटीसी लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो एलिजिबल तो हो गया था, जनवरी में था या फरवरी था, जनवरी था शायद, 10/2, ठीक है, फिर तो सही लिखा। डज नॉट वांट टू टेक आईटीसी इन द मंथ ऑफ फरवरी 21, अप टू विच डेट, इनफैक्ट वो एलिजिबल फरवरी 21 में नहीं, उससे पहले भी हो गया था, 10 फरवरी। He does not want to take ITC, रुको 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 रुको, he does not want to take ITC on goods कब मिले थे, जब डेट बताना। अच्छा सॉरी सॉरी यार, वो मेरे आगे पीछे पेज पलटने पड़ते हैं ना। तो does not want to take credit on 10 February 21, up to which date can he claim ITC? अच्छा, यानी कि अगर इसको 10 फरवरी को क्रेडिट एलिजिबल तो हो गया, मोबाइल लेके तो आ गए, एक्टिवेट आज नहीं करना, तो किस दिन तक ये आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये पॉइंट है। हाँ,
तो ये जो सेक्शन है आपका गाइस 16 एक सेकेंड गाइस, कहाँ गया जी? नोट्स में हमारे नोट्स 16/4। तो 16/4 बता रहा है, सुनिए मेरी बात, कि भाई तुम क्रेडिट कब तक ले सकते हो। 16/4 कह रहा है, सुनिए जरा, जिस दिन आप एलिजिबल होगे उस दिन नहीं लेना। तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है वैसे? 2021। हाँ, ये फाइनेंशियल ईयर मेरे बच्चों 20-21। गवर्नमेंट कहती है इसका इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, यस, इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न, एक मंथली रिटर्न होती है जीएसटी में, मंथली रिटर्न जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, एक एनुअल रिटर्न होती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है जब आपकी कंडीशंस पूरी हो रही थी उस फाइनेंशियल ईयर, उसकी एनुअल रिटर्न कब तक जाती है मैं बताऊं? उसकी एनुअल रिटर्न कैन बी फाइल्ड, हाँ सुनो समझना, अप टू 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न अगले साल के फाइनेंशियल 31 दिसंबर तक जा सकती है। तो यानी कि कहना इसे कैन बी फाइल्ड अप टू 31 दिसंबर 21। बिल्कुल सही सर। देखो हमारा 20-21 और 20-21 की, जैसे अभी 20-21 को खत्म हो रहा है और इसकी रिटर्न दिसंबर 21 तक जाएगी। आप प्रैक्टिकली सोचो, ये दिमाग लगा लो, अभी फरवरी 21 का आईटीसी है, दिमाग लगाओ, अभी फरवरी जो गया है, आपने 10 फरवरी को क्रेडिट नहीं किया, आपने 10 फरवरी को क्रेडिट नहीं किया, आपने इनपुट क्रेडिट लेजर में नहीं डाला वो बिल, आपने नहीं अभी क्रेडिट किया। सुनो मेरी बात, तो गवर्नमेंट कह रही है कब तक ले सकते हो? पहले गवर्नमेंट कहती है इस साल की एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है? 31 दिसंबर 21। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो रहा है बात। दूसरा गवर्नमेंट कहती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर रिटर्न, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट 20-21 का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? 21-22, और उसकी सितंबर का मतलब हो गया सितंबर 21। हाँ, आराम से समझना बेटा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ये। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसकी सितंबर 21, अब यह सितंबर 21 आ जाएगा 6 महीने बाद। इसकी मंथली रिटर्न की डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर 21 मंथली रिटर्न, ड्यू डेट of filing September 20 monthly return, that is up to 20th October 21। साल खत्म होने के बाद के 6 महीने ऐसे लगा लो, मार्च 21 के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो आपकी जो साल खत्म होने के बाद जो छठा महीना होता है उसकी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक जाती है। तो दो टाइप की रिटर्न फाइल करनी होती है, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44 फाइल होती है, और ये जो मंथली रिटर्न्स हैं ये अंडर सेक्शन 39 फाइल होती है। समझ लो, एनुअल रिटर्न साल खत्म होने के 9 महीने में फाइल करनी है, ऐसे कर लो, मार्च के बाद दिसंबर तक, और मंथली रिटर्न गाइस अगले महीने की 20 तारीख तक। कह रहे हैं जी अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर 21 रिटर्न 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, हाँ लॉ में लिखा है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, इसको हम हाईलाइट करें, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, मैं बताता हूं, कॉपी करो, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न, एक ये डेट है, और एक है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर 21 मंथली रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। यस गाइस लिखो, विच एवर इज अर्लियर, बिल्कुल सही सुना आपने, विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो अर्लियर है, यस गाइस, जरा कॉपी कर लो इस चार्ट को,
तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर 21 मंथली रिटर्न, अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ये कॉपी कर लो और कर लिया तो हाँ भरना, फिर मैं आगे बढ़ू। यस सर। करो जी करो, सारे बच्चे कॉपी कर लो एक बार। मोटा मोटा मुद्दा ये है, जिस फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट मिल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में ना लेके आगे के छठे महीने का जो रिटर्न है वहां तक, या साल की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आइए जरा अब एज्यूम करिए डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर financial year 2021 is 31st August 21। बताइए लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग क्रेडिट, लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग क्रेडिट ऑफ या इन दी अबव क्वेश्चन क्रेडिट अंडर 16(4)। आप जरा अकल लगा के बताओ, लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग क्रेडिट अंडर 16(4) बताओ जी। Sir, 31st December 2022. नो, अर्लियर है, अर्लियर। नो पहली देखो जी, ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न, ड्यू डेट, एक्चुअल डेट यहां पर देखनी है। अच्छा, यहां देखना है डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, यहां देखना है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर रिटर्न। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न वो तो आप एक लिख ही लो, ड्यू, अच्छा सॉरी उल्टा बोल गया मैं। डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न एक्चुअल फाइलिंग, और यहाँ पर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट सितंबर की कौन सी हो गई, 20 अक्टूबर 21। ये क्लियर है। और एक्चुअल रिटर्न कब भरी, एनुअल वाली 21 होगा ना बेटा, 20-21 आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसके अगला साल रिटर्न भरोगे तो 21-22 का 21 में तो आएगा सितंबर का महीना, अगला सितंबर का महीना 31/8/2021। कोई टेंशन नहीं, अभी समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आज ये थ्योरी के पार्ट्स करने हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, विच एवर इज अर्लियर। तो आप क्रेडिट कब तक ले जा सकते हो, अप टू 31 अगस्त 21। तो यानी कि आप 10 फरवरी 21 का क्रेडिट 31/8/21 तक ले सकते हो, इसके बाद नहीं ले सकते। तो एंट्री आपको अपने अकाउंट्स में करनी पड़ेगी, क्रेडिट लेजर में ऐड करवाना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर में ऐड करवाना पड़ेगा बाय 31/8/21। बोलो बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई, अच्छा दोबारा से करो। ये तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। चलो मैं दोबारा से ना माइक बंद कर रहा हूं आपका, सुनिए मेरी बात, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ओरिजिनल क्वेश्चन में असेसी ने आईटीसी 10 फरवरी को नहीं लिया, ले सकता था, तो गवर्नमेंट कहती कब तक ले सकते हो। आप प्रैक्टिकली सोचो, आप 10 फरवरी को माल खरीद के लाए और अभी तुम्हें आईटीसी नहीं लेना, तो गवर्नमेंट कहती कौन से साल का है ये क्रेडिट, आपने कहा जी ये 20-21 का क्रेडिट है, तो गवर्नमेंट कहती 20-21 के एनुअल रिटर्न फाइल कर दी क्या, कब तक फाइल कर सकते हो, 20-21 के रिटर्न फाइल कर सकते 31 दिसंबर तक, अभी जब आएगा। लेकिन मैंने फाइल 20-21 का एनुअल रिटर्न फाइल ही कर दी 31 अगस्त को, उसके बाद जब मैंने पूरे साल की रिटर्न फाइल कर दी तो अब क्रेडिट कैसे लूंगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आपने पूरे साल की रिटर्न कब फाइल करी है, सर हमने पूरे साल की रिटर्न फाइल करी है 31/8/21 को, 31/8/21 को हमने पूरे साल की रिटर्न फाइल करी है। तो जब 31/8/21 को पूरे साल की रिटर्न फाइल हो गई, उसके बाद क्रेडिट कैसे लिया जा सकता है, इसलिए मैंने 31/8/21 तक लास्ट डेट थी क्रेडिट लेने की, क्योंकि जब पूरा साल बंद होकर रिटर्न ही फाइल कर दी तो अब पुराने साल का क्रेडिट मैं कैसे ले लूंगा। ये बात समझ आई नहीं आई?
यस सर, अब आ गई। अब सुनो, एक आराम से जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्लास एक्स्ट्रा लग जाए। अब एज्यूम करो एनुअल रिटर्न, आप लोग बताना एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यस गाइस, एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 was filed on, yes, 2021 was filed on 30th November 21। अब आप बताओ मैं क्रेडिट कब तक ले सकता हूं? टिल व्हाट डेट? Earlier October 21। अक्टूबर। हाँ, अब मैं जो क्रेडिट है गाइस, एक ये डेट तो फिक्स्ड है 20th अक्टूबर 21, ये तो लास्ट डेट है ही। आप ये समझ लो बच्चों, 6 महीने के एंड तक क्रेडिट लिया जा सकता अगले साल के, यानी कि सुनो मेरी बात बच्चों, मेरे प्यारे लड्डू, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जुलाई 20, दिसंबर 20, जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21, इसके 6 महीने तक एंड तक सितंबर, और सितंबर के 20 दिन और 20 अक्टूबर तक क्रेडिट लिया जा सकता है। शर्त यह है कि एनुअल रिटर्न इससे पहले फाइल ना कर दी हो। अगर इससे पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो वहां तक, इसके बाद फाइल करी तो 20 अक्टूबर तो है ही, तो 20 अक्टूबर के बाद किसी भी हालत में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा गत वर्ष का, गत वर्ष जो वर्ष जा चुका है, 20 अक्टूबर के बाद नहीं, पहले हो सकता है बाद नहीं। और आपने कब फाइल करी है? 30/11/21, विच एवर इज अर्लियर। तो आप क्रेडिट अप टू 20/10/21 तक ले सकते हो, एंट्री कर सकते हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में डाल सकते हो उस अमाउंट को, जो भी अमाउंट था। तो बेसिकली ये मान लो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कंडीशन पूरी करो, उसी दिन ले लो जिस दिन कंडीशन पूरी करी। उस दिन नहीं लेना चाहते तो अगले साल की सितंबर की रिटर्न जाएगी ना 20 अक्टूबर तक, वहां तक क्रेडिट मिल सकता है। वहां तक आप इस एंट्री को डाल देना, मोबाइल को एक्टिवेट कर लेना। नहीं तो अगर रिटर्न उससे पहले फाइल कर दी एनुअल वाली जब 12 के 12 महीने की डिटेल दिखाई दी, खत्म कर दिया, फिर क्रेडिट कैसे लोगे? तो इसलिए एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर। बोलो जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब ये पहली बार क्रेडिट लेने का टाइम लिमिट है, पहली बार क्रेडिट लेने का। अब सुनो, इस केस में मेरे बच्चों, यहां पर हमने लिखा था रीअवेलमेंट, ये देखो हमने एक बात करी थी गाइस, रीअवेलमेंट था यहां पर, ये देखो कहां गया भैया, ये रहा, ये यहां पर क्रेडिट ले लिया था, रिवर्स किया और फिर रीअवेल किया। क्या रीअवेल की भी कोई टाइम लिमिट है या ये कभी भी रिवेल किया जा सकता है? हाँ, इसके बाद कभी भी ले लो, पे कर दिया ना, तो रीअवेलमेंट की नो टाइम लिमिट। 16/4 में पहली बार लेने की टाइम लिमिट है, लेके रिवर्स हो गया, फिर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, उसकी कोई नो टाइम लिमिट, इसकी टाइम लिमिट नहीं है रीअवेलमेंट की। रीअवेलमेंट की टाइम लिमिट है 16/4 में पहली बार जब लिया जाता है उसकी टाइम लिमिट है। वो उखाड़ के दोबारा से लिया जा रहा है, वो तो उसमें क्या टाइम लिमिट देंगे सरकार। चलो, वेरी गुड। आइए, छोटी छोटी बातें हैं। पहले तो अब मैं 16 को ही रुकूंगा, कभी ऐसा ना हो हैवी डोज हो जाए, अगली क्लास में भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोगों की सहमति, रजामंदी चाहिए। हाँ, पहली बात, क्रेडिट लेने के लिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और इंस्टेंट क्रेडिट है जी, आप बिजनेस में आज यूज करो, कल यूज करो। 4 कंडीशन, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो दर्शाए आपने टैक्स दिया, गुड सर्विस मिल गए हो। तीसरी बात, टैक्स सप्लायर ने जमा करवा दिया और तुम रिटर्न फाइल कर देना अपनी, वो बिल वाली, हाँ बिल वाली रिटर्न दिखा के। अच्छा, लास्ट लॉट पे मिलता है, 180 दिन में पेमेंट नहीं करोगे रिवर्स करना पड़ेगा, 18% ब्याज देना पड़ेगा। अगर कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो कैपिटल गुड्स का जो टैक्स होता है
उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन मत लेना। अगर उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन ले लिया, उस अमाउंट पर डेप्रिसिएशन ले लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और आईटीसी जब पहली बार लिया जाता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है उस फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो, नहीं तो अगले फाइनेंशियल ईयर का। यस गाइस, अगले फाइनेंशियल ईयर का सितंबर की जो रिटर्न 20 अक्टूबर तक है वहां तक रिटर्न, वहां का क्रेडिट ले सकते हो 20 अक्टूबर तक। अगले, हाँ जी 20 अक्टूबर, याद रखिएगा। लेकिन अगर सितंबर की रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले ही फाइल कर दी है, हाँ सितंबर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर से पहले ही फाइल कर दी है, तो पहले ही आपको हाथ रोकना पड़ेगा। आइए जरा 17(1), 17(2) और 17(3), ये 3 सेक्शन और ये 17(4, हाँ जी ये बता के ये सेक्शन तो खत्म करें। थोड़ा सा थ्योरी का है, आप पढ़ो एक बार अपने आप 17(1) पढ़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। रीड 17(1). ये कह रहे हैं जी, आप गुड्स ले रहे हो, कुछ पर्सनल यूज के लिए करोगे, कुछ ऑफिशियल के लिए करोगे। तो जो गुड्स ऑफिशियल के लिए उस पर क्रेडिट मिलेगा, जो पर्सनल के लिए उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। वही वाली बात है, 10 किलो माल ले लिया, 5 किलो माल तो घर ले गए, 5 किलो माल फैक्ट्री में डाल दिया, तो 5 किलो माल जो घर में ले गए उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ are used by the registered person partly for the purpose of business and partly for other purpose, non-business purpose, baba, non-business purpose, amount of credit shall be restricted to so much of the input tax attributable for the purpose of business. तो बाबा 1 लाख का रॉ मटेरियल, 12% जीएसटी, 1,12,000, बताओ जरा। 80% बिजनेस यूज है, 80% बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे रॉ मटेरियल को, 20% पर्सनल नॉन बिजनेस। बताओ जी आईटीसी कितना अलाउ होगा 17(1) के अंदर, बताइए। 9600। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 80% ऑफ 12,000, 9600 का आईटीसी मिलेगा, बात खत्म। तो जितना आप अपने इनपुट को बिजनेस के लिए इस्तेमाल करोगे उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा, और जितना आप अपने रॉ मटेरियल को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करोगे उतना क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों, बोलो। चलो बस आज हम 17 सेक्शन करेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। आइए अब आईटीसी वेयर सप्लाई यूज पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट। अरे बेटा वही 1 लाख का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, सुनो 12,000 रुपए जीएसटी दिया, अब इससे ना 2 गुड्स बनाओगे। हाँ, इस 1 लाख के गुड्स 1 G1 और G2। G1 है 70% बनेगा वो आउटपुट, 30% G2। G1 टैक्सेबल गुड्स हैं और G2 एग्जेम्प्ट गुड्स हैं। समझिएगा मेरी बात, 1,12,000 का रॉ मटेरियल लिया, 2 गुड्स बनेंगे उससे। जैसे कोई आपने प्लास्टिक लिया, उससे एक प्लास्टिक का कुर्सी भी बनेगी, उससे एक प्लास्टिक की मान लीजिए कोई अम्ब्रेला भी बनेगी। तो 70% तो G1 वाले गुड्स बनेंगे जो टैक्सेबल है, और G2 वाले गुड्स बनेंगे 30%। तो बेटा क्रेडिट कितना मिलेगा? 70%, 8400। बहुत बढ़िया। तो आईटीसी जो मिलेगा 70% ऑफ
12,000 मिलेगा। ये लिख रहे हो ना आप हाथों हाथ? No, sir. नहीं लिखवाऊं या लिख लो उसको एक बार अपने तरीके से। चलो पहले वाला एग्जांपल मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिखिए 17:1। लिखो लिखो भैया 17:1 लिखो। 17:1 गुड्स परचेज फॉर 1,12,000। 17:1 का एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर 1,12,000। लिखो भाई, गुड्स परचेज फॉर 1,12,000। गुड्स परचेज फॉर 1,12,000 including 12% GST. Yes guys, including 12% GST. Including 12% GST. एक सेकेंड गाइस, इंक्लूडिंग 12% GST. आगे लिखिए, गुड्स आर यूज्ड 80% फॉर बिजनेस। 80% of the goods are used for business. 80% of the goods are used for business. 80% of the goods are used for business. And balance, yes guys, and balance 20%. And balance 20%. And balance 20%. Balance 20% for non-business use. And balance 20% for non-business use. Determine the eligible credit. Guys, determine the eligible credit. Guys, determine the eligible credit. क्रेडिट कितना एलिजिबल होगा? तो लिखो एलिजिबल क्रेडिट इज 80% ऑफ 12,000. Eligible credit is 80% of 12,000. Guys, eligible credit is 80% of 12,000. That is 9,600. पहली बात, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। दूसरी बात आ जाओ 17:2 का क्वेश्चन, गुड्स परचेज फॉर 1,12,000। गुड्स परचेज फॉर 1,12,000 फुल स्टॉप, इंक्लूडिंग 12% GST. Including 12% GST. Yes guys, including 12% GST. Including मेरे बच्चों 12% GST. आगे लिखिए 70% of the goods will be used. 70% of the goods will be used. 70% of the goods will be used to manufacture. Yes, 70% of the goods will be used to manufacture. Taxable goods G1. 70% of the goods will be used to manufacture. Taxable goods G1 will be used to manufacture taxable goods G1, whereas 30% of the goods will be used to manufacture exempt goods G. 30% of the goods will be used to manufacture exempt goods.
exempt goods G2, exempt goods G2। अरे बेटा जिसका आउटपुट टैक्स नहीं लगता उस गुड्स का, तो उस गुड्स को बनाने के लिए आईटीसीपी की क्रेडिट नहीं मिलता, ये रूल याद रखना। अगर मेरे आउटपुट पे टैक्स नहीं है, मैं गुड्स ऐसे बनाता हूं, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट उन गुड्स का भी नहीं ले सकता जो उन गुड्स को बनाने में लगे। तो 70% रॉ मटेरियल तो टैक्सेबल गुड्स में लगा, उसका तो क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन जो 30% रॉ मटेरियल आपका एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने में लगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो लिखिए एलिजिबल क्रेडिट अंडर 17(2), लिखिए एलिजिबल क्रेडिट अंडर 17(2) will be 70% of 12 lakhs. Yes guys, will be 70% of 12,000, in fact 70% of 12,000, that is कितना हुआ? 8400 कितना हुआ? 8400। 8400। बाकी तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो 17(2) का केस कर रहे हो ना, इसमें अजम्पशन बनाओ। लिखो बच्चों एज्यूम, हाँ जी बच्चों लिखो एज्यूम 60% फॉर टैक्सेबल गुड्स, हाँ 60% फॉर टैक्सेबल गुड्स, 60% फॉर टैक्सेबल गुड्स। लिखो लिखो 60% फॉर टैक्सेबल गुड्स, 10% for export goods, 10% for export goods, and 30% for exempt goods, and 30% for exempt goods। 10% dear, 10%, 10% for export goods, 60% for taxable goods, 30% for exempt goods। नहीं, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना उस पे टैक्स नहीं लगता, ये बात सही है, लेकिन हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं कहते। एग्जेम्प्ट गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स में फर्क है। अब समझो, देश का नाम रोशन करता है एक्सपोर्टर, देश को प्रसिद्धि दिलवाता है एक्सपोर्टर, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है एक्सपोर्टर। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम अगर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, मानते जीएसटी तो नहीं इकट्ठा करते, लेकिन आईटीसी अलाउ कर देंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट की सेल को जीरो रेटेड सेल कहते हैं। हाँ जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट नहीं कहते। एग्जेम्प्ट का मतलब जब दिल्ली टूट गया जी कर क्या करेंगे, यानी कि जब जीएसटी है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट में भी जीएसटी नहीं है, लेकिन हम उसको जीरो रेटेड जीएसटी कहते हैं, यानी कि हम जीएसटी है जीरो वाला जीएसटी है, इसलिए क्रेडिट दे देते हैं। समझो, एग्जेम्प्ट में तो जीएसटी है ही नहीं, तो एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड कहते हैं, यानी कि इस पे जीएसटी है 0% वाला है, इसलिए इसका आईटीसी मिल जाता है। तो यहां पर लिखा है टैक्सेबल सप्लायर्स का भी आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड का भी मिलेगा। तो गुड, तो यहां पर आपको 70% मिलेगा और आंसर विल बी द सेम। तो ये फर्क है एग्जेम्प्ट सेल में और एक्सपोर्ट सेल में। लिखो as per 17(2) export, yes guys, as per 17(2) exports supplies, yes guys, export supplies are not, yes, export supplies are not exempt supplies, yes, export supplies are not exempt supplies, therefore ITC is allowed, nahi, therefore they are known as, therefore they are known as, yes guys, therefore they are known as zero rated supplies, zero rated supply। जीरो रेट का, उस पे जीरो रेट जीएसटी है जीरो रेट का है,
एग्जेम्प्ट में है ही नहीं, बात तो एक ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए देयरफॉर दे आर नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई एंड ITC is allowed for zero rated supplies. ITC is allowed for zero rated supply. So therefore, as per 17.2, therefore, as per 17.2, yes guys, therefore as per 17.2, ITC of 70%, 60 plus 10 ब्रैकेट में दिखा देना, will be allowed. ITC of 60 plus 10, 70% will be allowed. That is 8400. That is 8400. तो मैं पूछूं टैक्सेबल गुड्स का ITC मिलेगा? यस, अगर आप रॉ मटेरियल को ऐसे गुड्स बनाने में लगाओ जो टैक्सेबल है. रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नॉन टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जीरो रेटेड गुड्स के लिए बनाते हो बेनिफिट मिलेगा. बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. अच्छा, अब 17.3 में लिखा है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या चीजें आती हैं. अच्छा, तो कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, कुछ अगर आप इनपुट लेते हो सिक्योरिटी से ट्रांजैक्शन के लिए, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है. सेल ऑफ लैंड एग्जेम्प्ट सप्लाई है, मैंने बताया था सेल ऑफ लैंड एग्जेम्प्ट सप्लाई है. सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई है. यस, और अगर आप रिवर्स चार्ज पे गुड्स सप्लाई करते हो या सर्विसेज सप्लाई करते हो, सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल, बताऊंगा इसको, क्वेश्चन को करवाऊंगा, उसका भी आपको ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज है लायबिलिटी रिसीवर पे, वो लेगा जमा करवा के. बताता हूं. एक क्वेश्चन लिख लो, जरा लिखना. क्वेश्चन ऑन 17.3 लिखो. क्वेश्चन ऑन 17.3 लिखो भैया. क्वेश्चन ऑन 17.3. आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन ऑन 17.3. आ जाओ बच्चों. गुड्स एंड सर्विसेज purchased for rupees 10 lakhs plus 12% GST. Goods and services purchased for 10 lakhs plus 12% GST. ठीक है. Taxable supplies, देखो जरा, 20 lakhs. एक्सपोर्ट सप्लाईज, आपने जो आउटपुट है एक्सपोर्ट सप्लाईज 10 lakhs. एग्जेम्प्ट सप्लाई 5 lakhs. सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30 lakhs. Goods sold on reverse charge 10 lakhs. Sale of securities 8 lakh. बताइए जी, कितना क्रेडिट दोगे आप? कितना क्रेडिट दोगे आप? इसको भी 5 लाख कर दो. सेल ऑफ सिक्योरिटीज 5 लाख. और ये गुड्स और सर्विसेज इन सब के लिए इस्तेमाल हुए हैं, यूज्ड फॉर देम. बताओ जी, कितना क्रेडिट दोगे? अपनी अकल लगाओ. वैसे टोटल ITC कितना मिलता? अगर सारे टैक्सेबल के लिए होते तो टोटल ITC कितना मिलता?
हाँ 1,20,000 बिल्कुल सही, लेकिन अब ये रेशो निकालना पड़ेगा, रेशो दिया नहीं है आपको 70-20 का, तो निकाल नहीं सकते क्या? एग्जेम्प्ट टैक्सेबल अपॉन एग्जेम्प्ट या हाँ नहीं, ये आपका 30 लाख रुपए हो गया और टोटल जो हो गया वो 80 लाख हो गया, क्योंकि 30, 35, 65, 80, तो 3:8 का रेशो आ गया। तो आपका जो एलिजिबल क्रेडिट हो गया, हाँ एलिजिबल क्रेडिट हो गया गाइस, एलिजिबल क्रेडिट जो आपको मिल जाएगा 1,20,000 इंटू 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 80 लैक्स, कितना आया? 45,000। लो जी, तो या तो रेशो दे दे क्वेश्चन, नहीं तो हमें ये जो रिवर्स चार्ज पे कुछ बेच रही है उसको भी हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, सिक्योरिटीज को भी एग्जेम्प्ट मानेंगे, लैंड बिल्डिंग को भी एग्जेम्प्ट मानेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई तो एग्जेम्प्ट है ही, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो एलिजिबल क्रेडिट आपका 45,000 रुपए है, कॉपी कर लो जी, मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपल। अच्छा, इसमें एक चीज और बोल रहे हैं, कॉपी कर लो पहले। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज और कह रहे हैं, ये लाइन क्या कह रहे हैं यार, ये वाली लाइन, ये क्या कह रहे हैं, पढ़ना। हाँ, और शेड्यूल 3 हमने क्या था वो एक्टिविटीज नाइदर गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं मानेंगे उसको, मतलब ये नहीं कि उसको भी आप रेशो में इंक्लूड कर दो, वो तो पार्ट ही नहीं है, मतलब ये है कि वो तो पार्ट ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। एग्जेम्प्ट तो वो होता है ना जो जीएसटी में है लेकिन एग्जेम्प्ट कर रखा है या कुछ कर रखा है, समझो मेरी बात। तो ये एग्जेम्प्ट को तो पार्ट ही नहीं मानेंगे, दे विल नॉट ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ एग्जेम्प्ट, तो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे रेशो निकालने, ये तो आउटसाइड ही है। चलो, एक लास्ट सेक्शन रह गया जी, ये है जी 17(4), जरा पढ़ लो इसको एक बार बस, ये सब आपके डिटेल में क्वेश्चन नहीं आने वाले, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। करो भैया। अरे बैंक वाले होते हैं ना जो बैंक ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनकी भी कुछ टैक्सेबल सर्विसेज हैं, सुनो मेरी बात, कुछ एग्जाम सर्विसेज हैं, इनको बोल रहे हैं आप रेशो मत निकालो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, फ्लैट 50% ले लो। हाँ आ जाओ, 17(4) में बैंक्स को ऑप्शन दे रहे हैं, आ जाइए 17(4) में, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, सारी टैक्सेबल होती तो क्रेडिट कितना मिलता? अगर सारी आपकी सर्विसेज टैक्सेबल है तो क्रेडिट कितना मिलता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिल ले गई कुड़ी पंजाब दी। अच्छा, अगर सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती, सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती तो कुछ नहीं मिलता। अब ये क्या, कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है, तो इनके पास दो ऑप्शन है, हाँ, या तो फॉलो ऑप्शन 1, फॉलो 17(2), स्प्लिट करो, रेशो निकालो। अब बैंक वाले बोले हमारा बस का ना रेशो निकालना, ऑप्शन 2 कह रहे हैं नो रेशो रिक्वायर्ड, आप फ्लैट 50% आईटीसी हर महीने लेते रहो, बस क्लियर, बस बात खत्म। तो इनको कोई ऑप्शन वाले, या तो आप फॉलो 17(2) कर लो, नहीं तो आप 50% फ्लैट आईटीसी ले लो, और ऑप्शन लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते उस साल। तो अगर आपने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया तो मार्च तक तो फिर आपको यही ऑप्शन 50% वाली लेनी पड़ेगी, अगले साल चेंज करना। तो जब से ये ऑप्शन लगाओगे
आपको फ्लैट आईटीसी मिल जाएगा। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में यही अगर बैंक वाले कर रहे होते तो हम 1,20,000 का आधा 60,000 दे देते, 60,000 दे देते, ये 45 ले लें या 60 ले लें, लेकिन चॉइस आपको करनी है कि स्प्लिट करना है, स्प्लिट करो या 50% लो। आ जाओ एक बार पढ़ ले जरा। आ गया ना? ऑप्शन 1 महीने में अगर लगा ली तो उस साल एंड पे नहीं, उस साल के एंड तक आपको 50% ही लेना पड़ेगा। और ये लिखा है 50% रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन इंट्रा ब्रांच सर्विसेज, इंट्रा ब्रांच सप्लाईज। आईसीआईसीआई बैंक कुछ सर्विसेज ले रही हैं, हाँ जी, अपनी दूसरी ब्रांचेस से, और को यूज करती हैं कुछ टैक्सेबल के लिए, कुछ एग्जेम्प्ट के लिए। वहां पर 50% नहीं है, वहां पर 100% ही मिल जाएगा। हाँ जी गाइस, तो आप सुनिए, ये या तो स्प्लिट करें, स्प्लिट नहीं करते तो 50 मिलेगा, लेकिन गाइस अगर इंट्रा ब्रांच सर्विसेज हैं दूसरी ब्रांच से जिसको यूज करते हो, कुछ टैक्सेबल सर्विसेज के लिए, कुछ नॉन टैक्सेबल के लिए, वहां पर 50% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं है। यस, हाँ, अगर आप स्प्लिट कर ही रहे हो फिर तो ये पॉइंट भी लागू नहीं होगा। ये जो प्रोवाइडेड वाली बातें है ना, ये उसके लिए है जो ऑप्शन ले रहे हैं। आ जाओ, हाँ, अब सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बच्चों, मेरे लड्डू गोपाल, ये देख, अब यहां पर 50%, लेकिन यहां पर however इंट्रा ब्रांच सप्लाईज, हाँ यहां की बात कर रहे हैं, इंट्रा ब्रांच सप्लाईज क्लेम 100%, क्लेम 100%। यस, तो जैसे सुन लो, आईटीसी आपका नॉर्मल है 1,00,000 और इंट्रा ब्रांच का आईटीसी है, इंट्रा ब्रांच 50,000, टोटल आईटीसी 1,50,000। अगर आप ऑप्शन 2 लेते तो कितना आईटीसी अलाउ करते बताओ? ऑप्शन 2 लेते तो कितना बताओ? हाँ 50 तो पूरा, यस 50 तो ब्रांच का पूरा मिल जाता, इंट्रा ब्रांच वाला आईबी प्लस 1,00,000 का 50%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब आप स्प्लिट कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब आप स्प्लिट नहीं कर रहे तो वहां पर हमने इजी कर दिया, फ्लैट 50% ले लो और इंट्रा ब्रांच का तो सारा ही ले लो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का, तो वहां पर आपको 50 करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया जी आपका थियोरेटिकल पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में, यस गाइस, जो हमारी नेक्स्ट होगी, ये चैप्टर भी फिनिश। यस गाइस, नेक्स्ट क्लास में दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड। तो छोटी छोटी बातें हैं, मैंने बोला ना छोटी छोटी बातें हैं, आराम से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए गाइस, एक सेकेंड आपसे बात करता हूं मैं।